साथियों, मैं आपका सत्यम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हमारे सभी साथी हमेशा की तरह खुशहाल ही होंगे और आशा भी है हमारे सभी साथी हमेशा खुशहाल ही बने रहें। आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हम ब्राह्म चिन्ह की। यानी कि आपने देखा कि आपका जो हिंदी है बहुत ही संक्षेप में पढ़ाई जा रही है आपको, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जा रही है, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी तैयार की जा रही है। यानी कि कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे कि हिंदी पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार से हिंदी आपको पढ़ाई गई है, उसके आगे कुछ भी बचता भी नहीं है, और आपसे विश्वास भी दिलाते हैं आपको कि संपूर्ण हिंदी पढ़ाई जाएगी, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी प्रकार से हमारी सारी क्लासें डिजाइन की जा रही है कि हर एक बच्चा उसको ले सके, और हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं। इसके बाद यानी कि हिंदी हमारी कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट भी चलाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, जिससे आपकी संपूर्ण हिंदी बहुत अच्छे से कवर कराई जाएगी। इसी प्रकार से मैंने प्रथम क्लास ब्राह्म चिन्ह की मेरे साथी ले ली थी, अब हम द्वितीय क्लास इसी में ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ब्राह्म चिन्ह हम पढ़ चुके थे। जैसा कि हमने जाना था मेरे साथियों कि ब्राह्म चिन्ह क्या होता है। ब्राह्म चिन्ह का अर्थ ही होता है रुकना या ठहराव। क्या होता है मेरे साथी? रुकना या ठहराव। हम पंडित इसके अनुसार श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार मान रहे थे कि ब्राह्म चिन्हों की संख्या मेरे साथियों 20 है। उन्होंने पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्म चिन्ह अंग्रेजी में माने थे। किसमें? अंग्रेजी में माने थे। जिस प्रकार से मैंने सभी आपको बताए थे, और जो कुछ रह गए थे वो आगे आपको एड ऑन इसी में करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेरे साथियों क्या? संबोधन चिन्ह। कौन सा? संबोधन चिन्ह। आइए साथियों जानते हैं संबोधन चिन्ह क्या होता है। पढ़ेंगे सबसे पहले संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह होता क्या है, आइए समझते हैं प्रिय साथियों। यानी कि लिखेंगे संबोधन चिन्ह का प्रयोग हमेशा, सबसे पहले तो इसका हम चिन्ह समझेंगे। ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे इसकी परिभाषा। संबोधन चिन्ह का प्रयोग, संबोधन चिन्ह का प्रयोग हमेशा, चिन्ह का प्रयोग हमेशा हमेशा संबोधित करने के लिए किया जाता है। किसका? संबोधन चिन्ह का प्रयोग हमेशा संबोधित संबोधित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। क्या समझे हम प्रिय साथियों कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग हमने सबसे पहले तो मैंने जाना प्रिय कि संबोधन चिन्ह यह है मेरा। अब हम जाने कि संबोधन चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है। संबोधन चिन्ह का प्रयोग सदैव हमेशा संबोधित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण समझेंगे हम। उदाहरण के लिए हम प्रिय साथियों समझेंगे उदाहरण आपका महोदया। महोदया। अब यहां देखिए महोदया जो शब्द है ये क्या है? संबोधन चिन्ह। ठीक है, ये हमने संबोधन, ये तो शब्द है, ये संबोधन चिन्ह हमने दर्शाया, तो क्या लिखेंगे? महोदया आप, या महोदया फोन मत चलाइए। महोदया फोन मत चलाइए। चलाइए। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से और भी लेना चाहें। महोदय। महोदय। महोदय बाहर की चीजें मत खाओ। बाहर की चीजें मत खाओ। मत खाओ। आपने देखा मेरे प्रिय साथी, ये तो संबोधन शब्द हो गया और ये संबोधन चिन्ह को दर्शा रहा। और संबोधन चिन्ह हमेशा मेरे साथियों हमेशा कहां दर्शाया जाता है? जहां हमें संबोधित करना हो। जैसे हे आप इधर आओ, या हे इधर आओ। इधर आओ। ठीक है, अरे आपकी नौकरी लग गई। आपकी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई। ये सभी क्या है साथियों? आप समझे कि भैया आपने बताया ये संबोधन चिन्ह है, और संबोधन वाक्य है संबोधित करने वाले, जिसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। अब हम दूसरा चिन्ह समझते हैं। कौन सा? लाघव चिन्ह। कौन सा मेरे प्रिय साथियों? लाघव चिन्ह समझते हैं। तो जानते हैं कि लाघव चिन्ह होता क्या है। आइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं साथियों। कौन सा चिन्ह समझेंगे अब? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह।
लागत चिन्ह कौन सा होता है मेरे साथियों? ये होता है, यानी कि जीरो सा बना होता है। अब हम समझेंगे लागत चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। तो आप लोग लिखेंगे साथियों, लागत चिन्ह का प्रयोग हमेशा, लागत चिन्ह का प्रयोग हमेशा, लागत चिन्ह का प्रयोग हमेशा संक्षिप्तकरण या संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। क्या समझे कि लागत चिन्ह का प्रयोग मेरे साथियों हमेशा संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम प्रिय साथियों समझेंगे, मेरे प्यारों साथियों, हम उदाहरण के लिए समझेंगे। जैसे ये उदाहरण ही हमने लिखा है, ये किसका चिन्ह लगा दिया, इसका संक्षिप्त में अगर हमने लिख दिया तो उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए और भी शब्द लें मेरे साथियों, इंजीनियर अजय कुमार, या कोई डिग्री भी लिखते हैं। जैसे आपने देखा कि इंजीनियर, ये इसमें मेरे साथियों हमने लागत चिन्ह का प्रयोग किया है। किसका? लागत चिन्ह का। जैसे हम लिखेंगे PhD, क्या लिखेंगे मेरे प्रिय साथियों? PhD। डॉक्टर अमित कुमार या डॉक्टर अमित, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी शब्द लेना चाहें, जैसे हमने लिख दिया MBBS, यानी कि किसी भी शब्द को संक्षिप्तीकरण देने के लिए मेरे साथियों, संक्षिप्त में लिखने के लिए हमेशा लागत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं मेरे साथियों? लागत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम समझते हैं क्षमता मूलक या तुल्यता बोधक। कौन सा मेरे साथियों? समता मूलक या तुल्यता बोधक। अगला समझेंगे क्षमता मूलक या फिर इसी को समता मूलक को ही हम क्या बोलते हैं मेरे साथियों? तुल्यता बोधक। क्या बोलेंगे? तुल्यता बोधक। क्षमता मूलक को ही मेरे प्रिय साथियों हम समझे तुल्यता बोधक। अब समता मूलक या तुल्यता बोधक का चिन्ह क्या होता है? समता मूलक या तुल्यता बोधक का जो चिन्ह होता है मेरे साथियों, वो ये होता है। अब इसका प्रयोग हमेशा बराबर की चीजों में हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे प्रिय साथियों हमने बोल लिया जल, क्या लिखा? जल। अब यहां पे आपने देखा कि हमने तुल्यता बोधक चिन्ह लगाया और इधर लिख दिया नीर, यानी कि नीर भी तो जल है। हमने बोल दिया इधर जलज। अब इधर क्या लिखेंगे प्रिय साथियों? आप भैया बोलोगे भैया इधर कमल। अब कमल यानी कि जलज कमल कैसे? आप समझोगे जल, जल मिस पानी और जा मिस क्या होता है? जन्म लेना। जो पानी में जन्म लेने वाला हो मेरे प्रिय, तो वो क्या हो जाएगा? कमल। क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? यानी कि आप समझे कि जल, जल यानी कि पानी, पानी में जन्म लेने वाला कमल, ठीक है। आप समझे भैया, इसमें तो मुझे पता है तुल्यता बोधक चिन्ह लगेगा। कौन सा? तुल्यता बोधक। जैसे और भी जानने के लिए हम लिखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या लिख सकते? अग्नि। क्या मेरे साथी? अग्नि, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समता मूलक का चिन्ह लगाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। अब आप बोलोगे भैया कभी भी समता मूलक चिन्ह लगाना हो हम बहुत ही अच्छे तरीके से लगा देंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम समझेंगे त्रुटि बोधक या हंसपद क्या है। नेक्स्ट क्या समझेंगे? त्रुटि बोधक या हंसपद। त्रुटि बोधक कौन सा? त्रुटि बोधक या हंसपद। आइए समझते हैं। त्रुटि बोधक या इसी को बोलते हैं मेरे प्रिय हंसपद। क्या बोलते हैं? हंसपद, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है। ये किसका चिन्ह है? त्रुटि बोधक और हंसपद का। तो इसका प्रयोग हमेशा कहां किया जाता है मेरे प्रिय साथियों? लिखेंगे त्रुटि बोधक या हंसपद का, त्रुटि बोधक या हंसपद का प्रयोग, या हंसपद का प्रयोग हमेशा त्रुटि को दर्शाने के लिए करते हैं। किसमें? त्रुटि को दर्शाने के
लिए करते हैं, दर्शाने के लिए करते हैं। अब हम समझे कि त्रुटि बोधक का तो चिन्ह हम ये समझ गए। अब उदाहरण के लिए हम क्या समझेंगे मेरे साथियों? उदाहरण इसके समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। उदाहरण, हमने बोला राधा की छूट गई। अब आपने देखा कि यह वाक्य तो पूरा हुआ, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है। क्या? राधा की छूट गई या छूट गई। अब क्या छूट गई? तो हमें पता चला कि अच्छा चलो, हमने माना कि राधा की बस छूट गई। अब हम क्या ये वाक्य काटेंगे तो नहीं, इस वाक्य को निरस्त तो नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? राधा की। यहां लगाएंगे हमेशा क्या? त्रुटि बोधक या हंस पद। तो क्या लिखेंगे? राधा की बस छूट गई। और मेरे प्रिय साथियों, नोट पॉइंट यहां लिखेंगे। नोट पॉइंट हमेशा लिखेंगे त्रुटि बोधक चिन्ह हमेशा, या यहां पे लिख लो आप, त्रुटि बोधक चिन्ह हमेशा, त्रुटि बोधक चिन्ह हमेशा, चिन्ह हमेशा नीचे प्रयोग किया जाता है। कहां पे साथी? नीचे प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यानी कि आप समझे कि हमेशा त्रुटि बोधक चिन्ह जो होता है वो नीचे प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे मेरे साथी यहां पे लगाते जो कि एक गलत रूप होता है। तो हमने क्या लिखा? राधा की बस छूट गई। क्या राधा की छूट गई? पता नहीं क्या छूट गई। आप समझे कि यहाँ पे बस छूट गई और कुछ भी। तो आप त्रुटि बोधक को किस प्रकार से दर्शाएंगे मेरे साथियों? आप समझे, क्या समझे कि राधा की छूट गई है क्या बस। मोहन, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, या मोहन पढ़ता है, पढ़ता है। अब वो ये बोलना चाह रहा था कि मोहन किताब पढ़ता है। अब किताब शब्द जैसे आप भूल गए हो, तो इसमें क्या करोगे मेरे प्रिय साथियों? आप लगाओगे हंस पद और यहां पे लिख दोगे किताब। क्या लिख दोगे? किताब। तो इस तरीके से मेरे साथी त्रुटि बोधक और हंस पद आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। अब हम अगला चिन्ह अपना लेते हैं, तारक चिन्ह। क्या मेरे साथी? तारक चिन्ह। कौन सा लेंगे प्रिय साथियों? तारक चिन्ह। तारक चिन्ह। अब तारक चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं और तारक चिन्ह होता कौन सा है? कौन सा? तारक चिन्ह। तारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा पृष्ठ के नीचे दी गई जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तारक चिन्ह होता क्या मेरे प्रिय साथियों? ये तो लिखेंगे तारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा, तारक चिन्ह का प्रयोग हमेशा, चिन्ह का प्रयोग हमेशा पृष्ठ के नीचे, पृष्ठ के नीचे दी गई जानकारी के लिए करते हैं, जानकारी के लिए करते हैं, जानकारी के लिए करते हैं। क्या समझे मेरे साथियों कि तारक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि पृष्ठ में उसके नीचे दी गई, जैसे आपने देखा कि कई किताबों में बीच में एक वाक्य लिखा है, उसमें तो ये तारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। किसका? तारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। और आपने मेरे साथियों देखा कि उसमें यहां तारक चिन्ह का प्रयोग किया, तो उसका मतलब यही होता है कि उसकी जानकारी पृष्ठ के नीचे दी गई है। किसके नीचे? पृष्ठ के नीचे उसकी जानकारी लिखी होती है। किसकी? तारक। तारक चिन्ह का प्रयोग इसीलिए किया जाता है मेरे साथियों। अब समझते हैं लोप सूचक यानी कि अपूर्णता सूचक। क्या समझेंगे मेरे प्रिय साथियों? लोप सूचक, लोप सूचक, लोप सूचक। लोप सूचक को ही बोलते हैं अपूर्णता सूचक, अपूर्णता सूचक। यानी कि हम क्या समझे मेरे प्रिय साथियों कि लोप सूचक जो है उसको ही अपूर्णता सूचक हम बोलते हैं। किसको? लोप सूचक। अब अपूर्णता सूचक क्या है? जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, हम लिख देते हैं कोई क्रम 1 2 3 4 5
6। और आपने यहाँ देखा ये डॉट 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 जो करते हैं यहाँ तक, यानी कि हमें 100 तक लिखना है। ये क्या है? लोप सूचक, यानी कि अपूर्णता को ही तो दर्शा रहा है मेरे साथियों। किसको? ये अपूर्णता को दर्शा रहा है। जैसे हम लिखना चाहें सोमवार, मंगलवार, बुध, डॉट डॉट डॉट, रविवार। ठीक है, आपने ये देखा जो हमने ये गैप छोड़ा, ये किसको दर्शा रहा मेरे प्रिय साथियों? ये जो गैप है ना, यही हमेशा लोप सूचक और अपूर्णता सूचक को दर्शाता है। किसको? लोप सूचक और अपूर्णता सूचक को। अब हम समझते हैं मेरे प्रिय साथियों कोष्टक, यानी कि कोष्टक का प्रयोग कहां किया जाता है। कोष्टक क्या समझेंगे प्रिय साथियों? कोष्टक का प्रयोग। अब कोष्टक का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। ये कोष्टक का चिन्ह है, और भी होते हैं कोष्टक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक, और इसको हम बोलते हैं मझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक, और एक रेखा कोष्टक भी होता है। ठीक है, लेकिन निम्नता हम इन तीनों कोष्टकों का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ज्यादातर हम मैथ में भी इसी का करते हैं। अब हम कोष्टक का अर्थ क्या होता है, ये कहां प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे प्रिय साथियों कोष्टक का, यानी कि कोष्टक का प्रयोग हमेशा, लिख लो, कोष्टक का प्रयोग हमेशा, कोष्टक का प्रयोग हमेशा वाक्य को या अर्थ को, वाक्य का अर्थ या शब्द का अर्थ, वाक्य या शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में करते हैं। स्पष्ट करने में करते हैं, करने में करते हैं। यानी कि मेरे साथियों आप समझे कि कोई भी शब्द होता है, उसका अर्थ जैसे समझ नहीं पा रहे हो, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे प्रिय साथियों हम समझते हैं, हमने एक शब्द लिया, उदाहरण के लिए हमने एक शब्द लिया प्रिय साथियों अध्ययन। क्या लिया? अध्ययन। अब अगर इसको हमें अर्थ स्पष्ट करना हो, बहुत सारे साथी नहीं समझते अध्ययन क्या है, तो आप लिखोगे पढ़ाई, पढ़ाई। जैसे और भी हमने एक शब्द ले लिया प्रिय साथियों दशानन, दशानन, तो आप तुरंत समझ गए मेरे साथियों कि ये किसकी बात हो रही है? रावण की। यानी कि कहना चाहेंगे कोष्टक का मतलब ये होता है, कोष्टक में एक उपनाम प्रयोग किया जाता है। क्या मेरे साथियों? उपनाम। ठीक है, क्या जैसे हमने समझा दशानन यानी कि रावण, अध्ययन पढ़ाई, और भी काफी सारे, यानी कि लाखों शब्द हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लाखों शब्द होंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे इतने सारे शब्द होते हैं। तो केवल हम एक मूल नियम समझते हैं कि कोष्टक का प्रयोग हमेशा उपनाम या अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। किसका? कोष्टक का प्रयोग। किसका? कोष्टक का प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। हम मूल लाइन समझते हैं, कोष्टक का प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। अब हम समझते हैं अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। कौन सा मेरे साथियों? अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति या इसी को बोलेंगे पुनरावृत्ति। क्या साथी? पुनरावृत्ति चिन्ह। क्या समझे मेरे साथियों? यानी कि इससे पहले कोष्टक चिन्ह तो आप बहुत अच्छे से समझे, अब इसके बाद समझते हैं अनुवृत्ति चिन्ह या फिर कौन सा? पुनरावृत्ति चिन्ह। अब पुनरावृत्ति क्या है आप समझते हैं, उदाहरण के लिए यहां लिखेंगे राम घर जाता है। क्या लिखेंगे? राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब आपने देखा कि राम घर जाता है, यही मैं लिख दूं श्याम घर जाता है, तो आपने क्या देखा? ये शब्द क्या है? पुनरावृत्ति कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कर रहा है। जैसे रोहन, रोहन पढ़ता है, पढ़ता है। अब यहीं पे मुझे लिखना हो कि सत्यम पढ़ता है, तो आप क्या करोगे? पुनरावृत्ति कर दोगे मेरे प्रिय साथियों। क्या कर दोगे? पुनरावृत्ति कर दोगे। पुनरावृत्ति आप बहुत अच्छे तरीके से समझे। अब हम समझते हैं समाप्ति बोधक। कौन सा? समाप्ति बोधक, यानी कि अनुवृत्ति को ही हम पुनरावृत्ति बोलते हैं। अब हम बोलेंगे समाप्ति बोधक।
समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक। समाप्ति बोधक क्या होता है मेरे साथियों? किसका प्रयोग समझे? समाप्ति बोधक का। यानी कि समाप्ति बोधक का चिन्ह हमेशा किसी भी किताब के देखना अंतिम पृष्ठ पर, यानी कि कुछ भी चीज समाप्त होने पर हमेशा समाप्ति बोधक का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का? समाप्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे साथी, आप समझे, अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति भी समझे और समाप्ति बोधक भी बहुत अच्छे से समझे। अब हम समझते हैं और भी उदाहरण चिन्ह, यानी कि लेंगे दीर्घ उदाहरण चिन्ह। कौन सा? दीर्घ, यानी कि समाप्ति बोधक तो समझे, अब हम समझते हैं दीर्घ उच्चारण के लिए। दीर्घ उच्चारण के लिए आपने देखा होगा जब मात्रा गिनने के लिए, यानी कि कोई दोहा पढ़ते हैं या कोई चौपाई पढ़ते हैं, तब दीर्घ उच्चारण का चिन्ह आता है जो इस प्रकार होता है। इसी प्रकार से एक होता है हमारा पाद बिंदु। कौन सा मेरे साथियों? पाद बिंदु। यानी कि आपने देखा कि भाग का जो चिन्ह होता है वही पाद बिंदु का भी चिन्ह होता है। ये क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? चिन्ह होता है। इसी प्रकार से मेरे सभी विराम चिन्ह बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही विस्तार रूप में समाप्त होते हैं और आशा करते हैं हमारे सभी साथियों को यह क्लास बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी और आप जैसे हमें प्यार दे रहे हैं ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।